चैप्टर 7। अब आगे। रात रॉय मेंशन। कमरा शांत था, हल्की पीली लाइट में। बिस्तर बड़ा, लेकिन माहौल असहज। राही ने बिना कुछ कहे बीच में 2 तकिए रख दिए। एक साफ, सीधी सी दीवार, जैसे ऐलान हो, यहाँ तक तुम, और यहाँ से मैं। वो एक साइड लेट गई, पीठ उसकी ओर करके। रियांश ने कुछ नहीं कहा, ना ताना, ना आदेश, बस अपनी जगह लेट गया। वैसे ही सख्त, वैसे ही दूर। कमरे में सिर्फ 2 सांसों की आवाज थी। सुबह धूप की हल्की किरण पर्दे से फिसलकर बिस्तर तक पहुंची। राही की आंख खुली, और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। बीच की तकिए वाली दीवार गायब थी। वो खुद रियांश की बाजू को दोनों हाथों से पकड़े उसके कंधे से सटी सो रही थी, जैसे डर में किसी मजबूत सहारे को खुद ब खुद ढूंढ लिया हो। उसका गाल उसके सीने से लगा था। राही ने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन रियांश जाग चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, ना छुआ, ना हटाया, बस आंखें बंद रखी, जैसे उस पल को नाम नहीं देना चाहता हो। राही चुपचाप उठी और वॉशरूम में चली गई। कमरा फिर खामोश हो गया। ब्रेकफास्ट टेबल, सुबह की रोशनी डाइनिंग एरिया को गर्माहट दे रही थी। श्री रॉय खुद उठकर रियांश की प्लेट में पराठा रखती हैं। और लो बेटा, तुम ठीक से खाते नहीं। फिर दही आगे बढ़ाते हुए, वर्कआउट करते हो, कमजोर मत पड़ जाना। रियांश का हाथ एक पल को थम गया। उसने सिर झुका लिया। उसके सामने कोई बिजनेस डील नहीं थी, ना कोई शर्त, ना कोई मजबूरी, सिर्फ माँ जैसा प्यार। उसकी आंखों में कुछ चमका, बहुत जल्दी, बहुत हल्का, लेकिन अगले ही पल वो भाव उसके सख्त चेहरे के नीचे दब गया, जैसे आदत हो कमजोरियों को छुपाने की। वो सिर्फ इतना बोला, थैंक यू। आवाज सामान्य थी, चेहरा कठोर, लेकिन अंदर कहीं, बहुत अंदर, वो लड़का जो कभी माँ के हाथ से खाना खाता था, चुपचाप जी उठा था। राही ये सब देख रही थी, और पहली बार उसे लगा कि ये आदमी सिर्फ डाक नहीं है, बल्कि अपने अंदर बहुत कुछ दफन किए बैठा है। रियांश का मेंशन। ऑफिस के बाद राही और रियांश अपने अपने रास्तों से मेंशन पहुंचे। राही अभी जूते उतार ही रही थी कि उसकी नजर लिविंग एरिया पर पड़ी, और वो वहीं ठिठक गई। सामने एक लड़की खड़ी थी, उम्र करीब 25 साल, कद लगभग 5 फीट 3 इंच, सलीके से पहना हुआ बिजनेस सूट, पैरों में हाई हील्स, और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे वो इस घर की हर चीज से वाकिफ हो। उसी पल दरवाजे से रियांश अंदर आया। लड़की ने उसे देखा, और बिना एक पल गंवाए सीधे आगे बढ़कर उसके गले लग गई। राही की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये रियांश एक सेकंड को स्थिर रहा, फिर हल्के से उसे अलग करते हुए नर्म लेकिन ठंडी आवाज में बोला, तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई, आवाज में अपनापन था। सुना है तुमने शादी कर ली। फिर नजर राही पर गई, तो सोचा तुम्हारी बीवी से मिल लूं। तारा सीधे राही के सामने आई, और हाथ आगे बढ़ाया। आई एम तारा, तारा ओबरॉय। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, तुम्हारे हस्बैंड की इकलौती फीमेल फ्रेंड। राही ने अनायास एक नजर रियांश की ओर डाली, जैसे इजाजत ले रही हो। ये देखकर तारा हंस पड़ी। अब मुझसे हैंडशेक भी इस रोबोट से पूछकर करोगी क्या? राही ने झिझकते हुए हाथ आगे बढ़ाया। होठों पर एक शालीन मुस्कान थी। हाय, आई एम राही रॉय। फिर हल्का सा रुककर अपनी पहचान को खुद महसूस करते हुए बोली, आई मीन मिसेस राही रियांश कपूर। तारा की भौहें हल्के से ऊपर उठी। कपूर, उसने लगभग सुधारते हुए कहा। नहीं, ववांटर, वो कपूर आइडेंटिटी यूज नहीं करता। अच्छा हुआ ये बात रियांश के कानों तक नहीं पहुंची। राही ने ऊपर जाती सीढ़ियों की ओर देखा, जहां रियांश बिना पलटे स्टडी की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों में न कोई रुकावट थी, न कोई सफाई, बस वही पुरानी दूरी। राही के मन में एक सवाल उभरा, ववांटर, ये तो मेरी कंपनी का नाम है। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके पति की जिंदगी में कई दरवाजे ऐसे हैं जिनके बारे में उसे अभी कुछ भी नहीं पता, और शायद ये लड़की उन दरवाजों में से एक है। तारा रियांश के पीछे पीछे स्टडी की ओर चली गई। कमरे के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। सामने भारी लकड़ी की टेबल पर फाइलों का ढेर फैला था। रियांश एक फाइल पढ़ रहा था, इतना तल्लीन जैसे दुनिया का उससे कोई सरोकार ही न हो। उसकी आंखों में वही ठंडा फोकस था जो अक्सर लोगों को असहज कर देता था। तारा ने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गई। रियांश
बुरा मत मानना, उसने धीरे से कहा। राही, वो तुम्हारी ही बीवी है ना? फिर वो तुमसे इतनी डरी हुई क्यों रहती है? रियांश ने नजरें नहीं उठाई। तारा बोलती रही, तुम्हें उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। सार्थक ने बताया, तुमने वादों की वजह से शादी की, लेकिन उन वादों का क्या जो तुमने मंडप में राही के साथ लिए थे? इस बार रियांश की उंगलियां फाइल पर थम गईं। तारा उठी और उसे खिड़की की ओर ले आई। वहां से किचन साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखो, तारा ने किचन की तरफ इशारा किया। वहां उसकी मुस्कान देखो, और यहाँ, तुम्हारे सामने, उसके चेहरे पर छाया डर। किचन में राही खुलकर हंस रही थी। नौकरों से बातें कर रही थी। उनके साथ मिलकर काम कर रही थी। वहां वो सहज थी, बिना झिझक, बिना डर। रियांश की नजर उसी पर ठहर गई। उसके होठों पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन भीतर कुछ खिसक गया। क्योंकि वह अपने आप से बोला, वो उस रियांश को देख चुकी है, जिससे अभी तक तुम खुद भी अनजान हो। और उसी पल, यादों का एक अंधेरा दरवाजा उसके भीतर खुल गया। फ्लैशबैक 6 महीने पहले। काली, घनी रात, आसमान बिजली से चीर रहा था। मूसलाधार बारिश हर आवाज को दबा रही थी। सुनसान सड़क पर अचानक एक चीख गूंजी। मुझे मत मारिए, प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। बस स्टैंड पर खड़ी राही के कदम अनायास ही उस आवाज की ओर बढ़ गए। और अगले ही पल, उसने देखा, एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने खड़ा शख्स बिना किसी हिचक के उसका गला काट रहा था। खून की धार बारिश के पानी में मिल गई, जैसे वो अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो कर रहा हो। उसके पीछे खड़ा उसका बॉस कोई और नहीं, रियांश था। उसका आधा चेहरा खून से सना था। आंखों में न कोई पछतावा, न कोई डर। उसके पीछे खड़े थे उसके गार्ड्स, साए की तरह चुप। रियांश ने बस एक इशारा किया, लाश को ठिकाने लगाने का। और तभी उसकी नजर राही पर ठहर गई। राही जड़ हो चुकी थी। आंखों में दहशत, सांसें रुकी हुई। हाथ से छाता छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। चैप्टर 8। अब आगे। भागना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो पलटी, तो रियांश उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। राही की नजर उसके हाथ में पकड़े चाकू पर जमी थी, जिससे अभी अभी किसी की जान गई थी। घबराते हाथों से उसने फोन निकाला, पुलिस को कॉल करने के लिए। रियांश ने एक झटके में फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। कांच चकनाचूर हो गया। अगले ही पल उसने राही को अपने करीब खींचा। चाकू उसकी गर्दन से सट गया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन मौत जैसी ठंडी। अगर मेरे खिलाफ गई, यहाँ जो हुआ, किसी को बताया, तो तुम्हारी भी लाश किसी को नहीं मिलेगी। राही की आंखों से आंसू बह निकले। होंठ कांप रहे थे। समझी, रियांश ने कहा। और बिना पीछे देखे, वह वहां से चला गया। बारिश में भीगती, कांपती राही वहीं खड़ी रह गई। एक ऐसा सच लेकर, जो उसे जिंदगी भर डराता रहने वाला था। रियांश की आंखें अचानक झपकी। यादों का वो अंधेरा दृश्य एक पल में पीछे छूट गया। बारिश की आवाज की जगह अब हवेली की खामोशी थी। रियांश। तारा की आवाज ने उसे वर्तमान में खींच लिया। वो पलटा। खिड़की के बाहर अंधेरा उतर चुका था। किचन की लाइट्स अब भी जली हुई थी, लेकिन राही वहां नहीं थी। डिनर का टाइम हो गया है, तारा ने सामान्य लहजे में कहा। राही इंतजार कर रही है। रियांश ने सिर हिलाया, बस इतना ही। डाइनिंग एरिया में लंबी मेज सजी हुई थी। सफेद क्रॉकरी, सिल्वर कटलरी और बीच में हल्की रोशनी देती मोमबत्ती। राही पहले से बैठी थी। उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी। बाल सलीके से बंधे थे, लेकिन उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। रियांश की मौजूदगी महसूस होते ही उसका शरीर सख्त हो गया। उसने नजरें उठाई, और फिर तुरंत नीचे झुका ली। तारा ये सब देख रही थी। चलो, बैठो आप दोनों, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो किसी सामान्य परिवार की रात बना देना चाहती हो। रियांश ने कुर्सी खींची। राही के ठीक सामने, उनके बीच मेज थी, लेकिन दूरी फिर भी बहुत कम थी। खाने की प्लेट्स परोस दी गईं। कुछ पल तक सिर्फ कटलरी की आवाज गूंजती रही। राही ने पहला निवाला उठाया। हाथ हल्का सा कांप गया। रियांश की नजर उस पर पड़ी। अब भी डरती है, वो मन ही मन बोला। और डरना उसका हक है। खाना ठंडा हो जाएगा, तारा ने हल्केपन से कहा। हाँ, राही की आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। उसने खाना शुरू किया, लेकिन हर हरकत में सतर्कता थी, जैसे किसी अनकहे खतरे की प्रतीक्षा कर रही हो। तारा ने बात बदलने की कोशिश की। राही, तुम्हें यहाँ सब ठीक लग रहा है ना? सवेंस अच्छे हैं। राही ने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली। जी, सब ठीक है। लेकिन रियांश जानता था, वो मुस्कान नकाब थी। वो वही लड़की थी जिसने उसे खून से सना देखा था।
जिसने उसके हाथ में चाकू देखा था और जिसने उसकी आंखों में मौत को पढ़ लिया था। रियांश ने धीरे से कांटा प्लेट पर रखा। अगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज से परेशानी हो, उसकी आवाज शांत थी, तो बता सकती हो। राही का दिल जोर से धड़का। उसने सिर हिलाया। नहीं, राही ने अपने मन में कहा, परेशानी तो आप ही है। तारा ने दोनों के बीच बहते इस अजीब तनाव को महसूस किया। ठीक है, उसने माहौल हल्का करने के लिए कहा। कल हम तीनों साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। रियांश ने जवाब दिया। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की। दिन खामोशी में खत्म हुआ। दिन के बाद तारा जाने के लिए उठी। राही उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। बाहर हल्की ठंडक थी। हवेली के बाहर खड़ी कार की हेडलाइट्स रास्ते पर लंबी परछाइयां बना रही थी। तारा ने अचानक राही का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में अपनापन था। राही, उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन शब्द भारी। रियांश को वो प्यार कभी नहीं मिला जो एक बेटे को उसके पिता से मिलना चाहिए था। राही चुप रही, सिर्फ सुनती रही। मैं उम्मीद करूंगी, तारा ने आगे कहा, कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लगाव उसे थोड़ा बदल पाए। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो बुरा इंसान नहीं है, बस जो उसे डबल क्रॉस करते हैं, उनके लिए वो बहुत बुरा है। राही की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैं जानती हूँ, उसने मन ही मन कहा। डबल क्रॉस करने वालों के साथ वो कितना बुरा होता है, मैं खुद देख चुकी हूँ। तारा कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। राही कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर भारी कदमों से अंदर लौटी। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी नजर रियांश पर पड़ी। वो बिस्तर के किनारे बैठा था। कमरा हल्की पीली रोशनी में डूबा था। उसने बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया। राही आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे जमीन भी उसे आवाज करने से मना कर रही हो। वो उसके सामने खड़ी हो गई। नजरें झुकी हुई, हाथ आपस में मसल रही थी। घबराहट की पुरानी आदत। रियांश उसकी हर हरकत देख रहा था। उसकी कांपती उंगलियां, उसकी थमी हुई सांसें, उसकी झुकी हुई गर्दन। एक बार रियांश की आवाज शांत थी, लेकिन ठंडी। मेरे खिलाफ जाकर देख चुकी हो। राही का दिल जोर से धड़का। आगे से ध्यान रखना, वो बोला। तुम्हें वापस इसी घर में आना है। उसने एक पल के लिए भी आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन उस शांत लहजे में चेतावनी थी, और याद दिलाना भी। राही ने धीरे से सिर हिला दिया। कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक हाँ, जो उसके डर में घुली हुई थी। रियांश ने नजरें हटा ली। कमरे में खामोशी फैल गई, लेकिन उस खामोशी में एक राज था, एक डर था, और एक रिश्ता, जो मजबूरी से शुरू होकर शायद किस्मत की ओर बढ़ रहा था। कमरे में सन्नाटा था। राही वहीं खड़ी थी, जहां रियांश ने उसे छोड़ा था। नजरें झुकी हुई, सांसें असमान। रियांश खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसका दिमाग उससे भी ज्यादा। उसने जेब से सिगरेट निकाली, फिर रुक गया। लाइट बंद ही वापस रख दिया। पहली बार पीछे से हल्की सी आवाज आई। राही की, मैं पानी ले आऊं। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद वो खुद भी सुन न पाए। रियांश ने पलटकर नहीं देखा, सिर्फ कहा, नहीं। एक पल का ठहराव, फिर बिना मुड़े, तुम सो जाओ। चैप्टर 9, अब आगे। एक पल का ठहराव, फिर बिना मुड़े, तुम सो जाओ। राही को लगा उसने गलत सुना। वो वहीं खड़ी रही। रियांश ने आखिरकार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, आज पहली बार थकान थी। यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं, वो बोला। मैं कुछ नहीं कहूंगा। राही ने धीरे से बिस्तर की ओर कदम बढ़ाए। लेटते वक्त भी वो किनारे ही रही, जैसे हर इंच की दूरी जरूरी हो। कुछ देर बाद रियांश ने सोफे पर पड़ी जैकेट उठाई, लेकिन सोफे की ओर जाने की जगह वो रुक गया। बिस्तर के पास आया। राही की सांसें तेज हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास रखा वो तकिया उठाया, जो दीवार बनाने के लिए रखा गया था। राही का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने वो तकिया नीचे रख दिया। अगर डर लग रहा हो, उसकी आवाज धीमी थी, तो लाइट ऑन रख लो। इतना कहकर वो पीछे हटा, सोफे पर जाकर लेट गया। कमरा हल्की रोशनी में डूबा रहा। राही की आंखों से बिना आवाज आंसू निकल आया। पहली बार उसने महसूस किया कि रियांश ने आज उसे डराया नहीं। और दूसरी ओर सोफे पर लेटा रियांश छत को घूर रहा था। सॉफ्ट होना कमजोरी नहीं है, उसने खुद से कहा, बस आदत नहीं है। और उस रात पहली बार उसने आंखें बंद की, बिना गार्ड्स के, बिना हथियारों के, बस खामोशी के साथ। कपूर मेंशन। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। भारी पर्दों के पीछे से छिनती धूप भी जैसे माहौल की तल्खी को और उभार रही थी। समीक्षा की आवाज कांप गई। कम से कम पता तो लगाए कि एकांश कहाँ है।
ऐसे अचानक शादी छोड़कर क्यों चला गया? समय ने अखबार को जोर से मोड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था, चोट थी और कहीं न कहीं डर भी। कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह ठंडे लेकिन कटे हुए लहजे में बोला। वो रातों रात बिना बताए हमारी इज्जत नीलाम करके चला गया। अब उसका नाम भी इस घर में मत लो। समीक्षा ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा। पर सोचिए अगर वो किसी खतरे में हुआ तो। एक माँ हूं मैं, मेरा दिल मान नहीं रहा कि वो यूं ही भाग गया होगा। समय की मुठ्ठियां भींच गईं। खतरा, वह हंसा, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। खतरे में तो हम हैं समीक्षा। समाज, रिश्तेदार, बिजनेस सबके सामने तमाशा बन गए। उसी पल सीढ़ियों के पास खड़ी सरला, प्रियांश की बुआ चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जैसे वो कुछ जानती हो, कुछ हिस्सा, जो अभी सामने नहीं आना चाहिए। वो मन ही मन बुदबुदाए। एकांश भागा नहीं है, पर कहा है कोई नहीं जान पाएगा। नेक्स्ट डे, ऑफिस की बिल्डिंग में कदम रखते ही राही को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज माहौल बदला बदला था। लोग, जो रोज हल्की मुस्कान या औपचारिक गुड मॉर्निंग कहकर आगे बढ़ जाते थे, आज वही लोग उसे अजीब, सवालिया और कानाफूसी भरी नजरों से देख रहे थे। राही ने अपने बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़ा और चुपचाप अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। उसके बगल वाले डेस्क पर बैठी लड़की नेहा ने धीरे से कुर्सी खिसकाए और फुसफुसा कर बोली, राही, तुमने चेक ग्रुप देखा? राही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कौन सा ग्रुप? और हल्के से सिर हिला दिया। ना में। नेहा ने आंखों से इशारा किया। फोन देखो। राही ने जैसे ही फोन अनलॉक किया, ऑफिस के सीनियर मैनेजर्स का चेक ग्रुप खुला। और अगले ही पल, उसकी उंगलियां कांप गईं। स्क्रीन पर वही तस्वीरें थीं। रियांश की लग्जरी ब्लैक कार, लेकिन रियांश का चेहरा साफ नहीं था। राही की सांस अटक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नेहा ने हिचकिचाते हुए पूछा, इतनी लग्जरी कार किसकी है? राही ने फोन बंद किया। आवाज शांत रखने की कोशिश की, लेकिन आंखों में झटका साफ था। इसमें कुछ गलत नहीं है, वो बोली। मैं अपने हस्बैंड की कार में ही तो बैठी थी। नेहा की आंखें फैल गईं। तुम्हारा हस्बैंड सच में इतना अमीर है? राही के होठों पर हल्की, कड़वी सी मुस्कान आई। वो मुस्कान जो मजबूरी और सच्चाई दोनों का बोझ उठाए थी। हाँ, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। वो खड़ूस, डेविल, मेरा बॉस है। एक पल का सन्नाटा, और फिर, क्या? नेहा के मुंह से लगभग चीख निकल गई। राही खिड़की की तरफ देखने लगी, जहां बाहर धूप चमक रही थी। लेकिन उसके अंदर, एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। क्योंकि अब ये सिर्फ बदनामी नहीं थी, ये सीधा टकराव था। दिन के बाद हवेली के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। राही बहुत धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी, जैसे हर कदम के साथ अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। उसकी उंगलियों में कसकर पकड़ी हुई एक छोटी सी नोटबुक थी, साथ में रंग बिरंगी पेंसिलें, कुछ पोस्ट इट्स और उसके सबसे प्यारे छोटे छोटे टैटूज। ये सब उसके लिए सिर्फ सामान नहीं थे, बल्कि उसकी दुनिया का वो हिस्सा थे जो अब तक किसी से साझा नहीं हुआ था। कमरे का दरवाजा हल्के से खुला। अंदर रियांश अपने स्टडी टेबल पर बैठा था, लैपटॉप की स्क्रीन पर गहरी नजरें जमाए, माथे पर वही सख्ती, वही दूरी। दरवाजे की आहट पर उसने सिर उठाया। उसकी नजर सीधा राही पर ठहर गई। राही हाथों में अपनी रंगीन सी दुनिया समेटे खड़ी थी, टैटूज, पोस्ट-इट्स, ग्लिटर पेन्स, जैसे किसी बच्चे का छोटा सा खजाना। रियांश की आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसमें अब भी वही अधिकार झलक रहा था। तुम, ये सब? राही ने झिझकते हुए हल्की सी हंसी बिखेरी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। मुझे अपने हिसाब से कमरे को थोड़ा सजाने की परमिशन चाहिए, उसने धीरे से कहा, जैसे ज्यादा जोर दिया तो वो अनुमति भी टूट जाएगी। रियांश की काली आंखें उसे घूरती रहीं। कुछ सेकंड का सन्नाटा, इतना गहरा कि राही को अपनी सांसें भी तेज लगने लगी। फिर उसने हल्की सी सांस छोड़ी और धीमे स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ वही, जो मुझे परेशान ना करे। उस एक वाक्य में राही की दुनिया बदल गई। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे किसी ने अचानक अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी हो। सच में, उसकी आवाज में बच्चों जैसी खुशी थी। इजाजत मिलते ही वो बिना देर किए काम में लग गई। उसने नोटिस बोर्ड पर अपने छोटे छोटे टैटूज चिपकाए, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई आंख मार रहा था। हर पोस्ट इट पर उसने अपने दिन के छोटे छोटे प्लान्स लिखे। आज मुस्कुराना है, रियांश से डरना नहीं है। कहीं छोटे छोटे स्केचेस, कहीं फनी नोट्स। कमरा धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले सख्ती और सादगी थी, वहां अब रंग उतरने लगे थे। रियांश थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी नजरें हर छोटी हरकत पर थीं। उसने महसूस किया, राही की नादानियों में कोई चालाकी नहीं थी।
वो इतनी सी चीजों में खुश हो जाना जानती थी, जैसे दुनिया बहुत आसान हो। उसकी हंसी, उसकी छोटी छोटी मुस्कानें। कुछ पलों के लिए रियांश के कठोर चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। लेकिन जैसे ही राही ने आखिरी पोस्ट इट चिपकाए, वो मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। रियांश ने बस हल्का सा सिर हिलाया और वापस स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गया। लैपटॉप की स्क्रीन फिर से उसके और दुनिया के बीच दीवार बन गई। जैसे ये सब देखना सिर्फ उसके हिस्से का एक साइलेंट रिवॉर्ड हो, जिसे जाहिर करना मना हो। राही ने पीछे मुड़कर उसे देखा। वो फिर से काम में डूबा हुआ था, नजरें स्क्रीन पर थी। लेकिन राही जानती थी, उसने उसकी मासूमियत देखी है। और उसी एहसास से उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट उतर आई। पहली बार उसे लगा, ये डेविल जितना बाहर से सख्त है, शायद अंदर कहीं बहुत गहराई में सॉफ्ट भी हो सकता है।